नीम गांव एक छोटा सा गांव था जो हरियाली और शांति से भरपूर था। यहाँ के लोग सादगी और मेहनत से जीवन यापन करते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था जहाँ गांव की औरतें पानी भरने आती थीं और बच्चे खेलते थे। गांव के एक कोने में रमेश का छोटा सा घर था। रमेश एक गरीब किसान था जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन था। गीता एक मेहनती और समझदार महिला थी जो घर और खेत दोनों की देखभाल करती थी। मोहन एक होनहार बच्चा था जो पढ़ाई में बहुत तेज था। रमेश का सपना था कि मोहन पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। एक दिन रमेश अपने खेत के पास बैठा हुआ था। उसकी जमीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। फसल की पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही थी। रमेश ने सोचा, दिन प्रतिदिन मेरी जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता। चलो एक बार गीता से राय लेकर देखता हूँ। रमेश तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी गीता को आवाज लगाई। गीता, जरा यहाँ आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गीता वहां आ गई और बोली, बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? रमेश ने कहा, हाँ गीता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है। हमारी जमीन अब पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद यह फिर से उपजाऊ हो जाएगी। फिर इसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी अच्छी होगी। पर तब तक हम क्या करेंगे? आपके पास तो दूसरी जमीन नहीं है। घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम एक काम करो, एक बार गांव के जमींदार बलराम काका से मिल लो। वे बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। शायद वे हमारी कोई मदद कर दें। हाँ, यह ठीक रहेगा। काका अगर कोई नया काम करने को कहेंगे तो उसमें भी आपकी मदद कर देंगे। अगली सुबह रमेश जमींदार बलराम काका से मिलने उनके घर चल पड़ा। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर उसने आवाज लगाई, काका, क्या आप घर पर हैं? बलराम काका बाहर आए और बोले, अरे आओ रमेश बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? रमेश ने जल्दी से अपने खेत की हालत बता दी। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखभाल भी करोगे। अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रमेश ने जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचकर उसने गीता को सारी बात बता दी। यह तो बहुत अच्छा है, अब आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। हाँ गीता, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहें। अगली सुबह रमेश जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला था तो उसने सोचा, काका की जमीन गांव के बाहर है तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए गीता को बोलकर जाता हूँ। उसने गीता को आवाज लगाई, गीता, जरा यहाँ आना तो। गीता वहाँ आ गई और बोली, आपने बुलाया मुझे? सुनो गीता, काका का खेत गांव के बाहर है तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर हो सकती है। अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और मोहन खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ। वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, रमेश अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ा। कुछ समय बाद वह खेत पर पहुंच गया। उसने सोचा, चलो अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट काम शुरू करता हूँ। रमेश ने अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर दिया। अभी उसे काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लिया। सांप के काटने के कुछ ही समय में रमेश चक्कर खाकर वहीं गिर गया। वह बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं लगी।
सुबह से रात हो गई और गीता रमेश का इंतजार कर रही थी। मोहन ने देखा कि माँ परेशान है तो उसने पूछा, माँ, पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाले खेत पर गए हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप चिंता मत करो। पिताजी ने जब कहा था कि उन्हें देर होगी तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। आप जाकर सो जाइए। गीता ने मोहन की बात मानकर अपने कमरे में सोने चली गई। अगली सुबह भी जब गीता ने देखा कि रमेश अब तक घर नहीं आया है, तो वह परेशान होकर सीधे जमींदार के घर पहुंच गई। गीता ने जमींदार से पूछा, नमस्ते काका, क्या आपने रमेश को देखा है? वह आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? रमेश कल गया था और अब तक घर नहीं आया। चिंता मत करो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ। जमींदार ने तुरंत अपने नौकर हरिशंकर को रमेश को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय बाद हरिशंकर खेत पर पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो गया। उसने देखा कि रमेश का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। हरिशंकर वहां से भागते हुए जमींदार के घर पहुंचा। क्या हुआ हरिशंकर, तुम इतने दौड़ते हुए क्यों आए हो? क्या तुम्हें रमेश मिला? हरिशंकर ने सारी बात बता दी। गीता ने भी यह सब सुन लिया और रोने लगी। हरिशंकर, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो। मैं गीता को लेकर वहाँ आता हूँ। हरिशंकर वैद्य जी को लेने चला गया और जमींदार गीता को समझाने लगे। गीता बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। तुम्हारे रोने से रमेश ठीक नहीं होगा। जमींदार और गीता जब खेत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश बेहोश हालत में खेत में गिरा हुआ था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। गीता रमेश के पास बैठकर रोने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। उन्होंने रमेश की हालत का जायजा लिया और बोले, जमींदार जी, रमेश की हालत बहुत खराब है। मैंने उसे जहर की दवा दे दी है, पर जहर उसके अंदर ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह गहरी बेहोशी में चला गया है। गहरी बेहोशी क्या होती है वैद्य जी? गहरी बेहोशी में व्यक्ति जीवित तो होता है, पर उसके शरीर में हलचल नहीं होती। यह कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, इन्हें समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे है। वैद्य जी चले गए और गांव वाले रमेश को उसके घर ले आए। गीता ने रमेश की देखभाल शुरू कर दी। जमींदार ने गीता को समझाया, देखो गीता बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम रमेश की अच्छे से देखभाल करो, वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं हर महीने तुम्हारे लिए और मोहन के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। जमींदार चले गए और मोहन ने माँ से पूछा, माँ, पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं। उन्होंने कहा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, पर पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बड़े अफसर बनो। मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। गीता ने मोहन को पढ़ने भेज दिया और सोचने लगी, मुझे अब कुछ करना ही होगा। मैं अब रमेश के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे खुद काम करना होगा। अगली सुबह गीता सीधे जमींदार के घर पहुंच गई। उसने कहा, नमस्ते काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बोलो बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने रमेश को दी थी उस पर मैं काम करूँ, ताकि मैं अपने घर का खर्च और मोहन की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूँ। बेटी, तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर के लिए हर महीने पैसे भेज दिया करूँगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। जमींदार ने गीता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर गीता नहीं मानी। आखिर में जमींदार ने कहा, ठीक है गीता बेटी,
मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत देता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो। इससे तुम अपने घर का और रमेश का दोनों का ख्याल रख पाओगी। काका, यह तो और भी अच्छा रहेगा, इससे मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है। वह खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। कोई बात नहीं काका, वह खेत मेरे घर के नजदीक है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं मोहन की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। रमेश का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। जमींदार गीता के संकल्प और साहस से भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। गीता ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे गीता की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा। जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह मोहन की पढ़ाई में खर्च करने लगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। गीता की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और गीता की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक रमेश को होश आ गया। रमेश को होश में आते देख गीता बहुत खुश हो गई। उसने कहा, रमेश, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। गीता, मैंने तुम्हें और मोहन को बहुत परेशान किया। नहीं रमेश, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली। देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रमेश धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गीता की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। मोहन की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। रमेश ने कहा, नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। गीता का त्याग और रमेश का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ के त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है।